स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 12 है और आज हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास जो भी सिलेबस है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, देखिए हमने जितने चैप्टर कर रखे हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, बजट, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, एलपीजी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 5 ईयर प्लान, इसके बाद नेशनल इनकम कंप्लीट किया हमने, टाइप्स ऑफ मार्केट कंप्लीट किया। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर मैं इसको मार्केटिंग के क्लास में ऐड करूंगी कि वहां पर सही रहेगा कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे कि किस तरह के कंज्यूमर होते हैं वगैरह। टाइप्स ऑफ मार्केट तो हमने देख लिया है। ठीक है, आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और 26 मई से मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। देखो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग दो सब्जेक्ट्स का मिलाकर आपको 12 मार्क्स का 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है तो उससे 6 मार्क्स तो आपके कंफर्म है। मेरा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लीज ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंड थिंग, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट और इतना लाइक पीडीएफ में प्रोवाइड करना और इतना अच्छे से समझाना, मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेटफॉर्म इतना अच्छे से समझा पा रहा है इकोनॉमिक्स एटलीस्ट। और हम वही जो सब्जेक्ट्स है हैंडल कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिसलेनियस है, जिसको पढ़ाना एक तरह से एक काइंड ऑफ टास्क की तरह है पढ़ने वाले के लिए भी और पढ़ाने वाले के लिए भी। क्योंकि पहले तो देखो आज सच इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ रखी है करके ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ नहीं रखी है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, बट मैं ये बात बता रही हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकेंड थिंग कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक नहीं परचेस किया है तो परचेस कर लेना। ये एक ई बुक है, ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जैसे हम किंडल सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वहाँ से बुक्स जैसे पढ़ते हैं किंडल पर, अभी तो देखो उसका क्रेज खत्म हो गया, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा किंडल पर बुक्स पढ़े जाते थे, तो उस तरह से ये बुक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको परचेस करोगे तो आपके होम पर डिलीवरी होगी, हार्ड कॉपी नहीं है, ये पीडीएफ कॉपी है। तो आपने इसको क्या करना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर क्लिक करना है, आप डायरेक्टली मेरे ऑनलाइन स्टोर पे पहुंच जाओगे। वहां से आप ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही परचेस करना, क्योंकि जो बाकी का 149 का है स्टार्टिंग वाला और जनरल नॉलेज वाला, वो उन लोगों के लिए प्रिविलेज है जिन्होंने मेरा 2020 वाला एडिशन खरीद रखा है। ठीक है, अब आपने सिर्फ 2021 में खरीद रहे हो तो सिर्फ ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना, अदरवाइज ऐसा होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें है इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ जो है, इंडियन पॉलिटी, ये सब इसमें ऐड किया गया है। अप टू डेट है 2021 एडिशन, ऑल सब्जेक्ट वाला, मात्र 239 रुपीज़ में। चलिए स्टार्ट करते, बहुत हो गई बातें। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो जैसे कि सपोज आप कहीं गए, किसी मार्केट में गए, ठीक है, ऐसे ग्रोसरी शॉप में चले गए, उनको कहा कि भैया आप ना मुझे एक काम करना, आधा लीटर दूध दे देना, दूध का वो जो पैकेट मिलेगा वो दे देना, आधा लीटर दही दे देना और साथ में ना 2 टाटा मोटर्स के शेयर दे देना। तो वो ग्रोसरी शॉप वाला बोलेगा या दूध डेयरी वाला बोलेगा, मैम देखो मैं आपको दूध और दही तो दे दूंगा, बट ये शेयर क्या बात कर रहे हो आप, शेयर तो हमारे यहाँ मिलता नहीं है, किसी और दुकान में मिलता है क्या, ऐसे वो मुझे ही पूछेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं किसी भी दुकान पर मिल जाती है ना। उसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी जगह होती है जहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है अपने शेयर्स यहाँ पर सेल करती है। तो ये जो है बाइंग और सेलिंग का रिलेशनशिप है। फाइनेंशियल मार्केट यही बताता है कि भाई हर कोई चीज़ जो भी लाइक सिक्योरिटीज़ वगैरह है, ये ऐसे ही कहीं पर भी नहीं मिलती, ये मिलती है फाइनेंशियल मार्केट में। हर एक चीज़ बेचने का एक पर्टिकुलर जो है, एक क्या कहेंगे उसको, एक पर्टिकुलर स्थान होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है। उसी तरह से जो भी स्टॉक्स है, जो भी शेयर्स है, जो भी बॉन्ड्स है एंड सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट की, वो सारी कहाँ पर मिलती है आपको, फाइनेंशियल मार्केट में मिलती है। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। देखो एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। अब जो मनी मार्केट होता है ये सिर्फ 1 साल के लिए ही मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका। अब 1 साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पर
पैसे डाले, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो ये आपका पैसा 1 साल में ही मैच्योर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पैसे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, एक एक्सेप्शन केस है, वो भी हम देखेंगे, बट वो भी सिर्फ 3 साल का ही एक टाइम पीरियड दिया है। वहीं अगर हम कैपिटल मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर आप 1 साल से लेके 8 साल तक, 8 साल से लेके 16 साल तक, मतलब यहाँ पर टाइम लिमिट कुछ नहीं दी गई है। 1 साल से ज़्यादा टाइम तक आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसा सपोज एम रेलवे है, ठीक है, एम रेलवे करके एक कंपनी है जो अपने शेयर मार्केट में बेचना चाहती है, ठीक है, और हम जो है एक नई कंपनी है। अब हमारे शेयर्स हमको अगर मार्केट में लाने हैं, क्यों लाने हैं? क्योंकि एक तो क्या है कि देखो, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचना कब चाहेगी? एक तो उसे अपना जो बिजनेस है बढ़ाना है, दूसरी बात उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, अगर उसने बहुत ज़्यादा लोन वगैरह ले रखा है और बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी कारणों की वजह से वो लोन जो है दे नहीं पा रहा है, लोन जो है उससे नहीं हो पा रहा है देना, तो वो क्या करेगा? अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। एक तो एक्सपांशन करना, दूसरा डेट की वजह से, तीसरी बात अगर ऐसी होती है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको चाहिए कि पैसे किसी भी हालत में उसके पास आए और वो जो है एक तरह से कैपिटल जो है बिल्ड कर सके, ठीक है। तो देखो अभी जैसे कि एम रेलवे कंपनी है, ठीक है, एम रेलवे कंपनी है, नई कंपनी है कोई, इसके शेयर्स जो है लिस्ट होंगे, ठीक है, इसके शेयर्स पहले लिस्टिंग होती है, ठीक है, लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग कहाँ होती है? एनईएस और बीएसई में। तो वो हम देखेंगे कि क्या है, एनएसई और बीएसई वहाँ पर होता है। तो इसमें क्या होता है कि लिस्टिंग का मतलब होता है भाई ये रजिस्टर हो गए कहीं एक जगह, एक ऑफिस में जाकर रजिस्टर हो गए। अब आप मुझे बताना, एक छोटा सा बेबी भी जब बॉर्न होता है तो उसका जो है एक तरह से क्या कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल जा रही हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। उसी तरह से जब कोई भी कंपनी अपने शेयर स्टार्टिंग में जब मार्केट में लाना शुरू करती है तो उसका लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग माने समझ लेना लेमन लैंग्वेज में कि भाई उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया कि उस कंपनी के शेयर्स अब मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी के शेयर्स अब मार्केट में आ रहे। तो जब वो पहले वो जब मार्केट में आते हैं तो उस शेयर्स को आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली पब्लिक, ठीक है, आप डायरेक्टली पब्लिक वहां से खरीद सकती है उस शेयर को, और जैसे ही वो शेयर खरीदती है तो वो उस कंपनी की भागीदार बन जाती है। सपोज एम रेलवे ने 10% शेयर आईपीओ करा दी, ठीक है, एम रेलवे के जितने भी शेयर थे 100% में से 10% शेयर उसने आईपीओ करा दिए, बिकॉज एम रेलवे चाहता है कि उसका एक्सपांशन हो, उसके हर जगह ब्रांचेस हो। तो अब ब्रांचेस खोलना है मतलब क्या? पैसा तो चाहिए। अब पैसा कैसे आएगा? अल्टीमेटली हम एक तो लोन लेंगे, अदरवाइज अगर लोन नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे? पब्लिक से पैसा निकालेंगे। और पब्लिक से पैसा कब निकलता है? जब कोई कंपनी एकदम ब्रांडेड होती है और लोग भरोसा करते कि भाई इसका अगर मैं शेयर खरीदूंगा तो ये आगे जाकर पैसा हमको बढ़ा कर देगी। सेम बात होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम रेलवे ने इनिशियल जो है आईपीओ करा दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है? इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय इश्यूअर कंपनीज टू रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट में जो है पैसा या फिर जो भी मनी है वो इशू करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए इशू किया जाता है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप है, एक है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल से ज़्यादा का मैच्योरिटी पीरियड होता है। वहीं अगर मनी मार्केट देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर, ठीक है, ये ऐसा होता है। कैसा? मनी जैसे ही कह दिया तो मनी मतलब आपको चाहिए पैसा, आपको उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो वो आप क्या करोगे? मनी मार्केट से पैसा लोगे। मनी मार्केट एक तरह से सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पर जो मिनिमम सेविंग लिमिट होती है, मिनिमम अमाउंट रखने का जो पैसा होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमारा अगर सेविंग अकाउंट है तो 1000 रुपीज़ आप उसमें हमेशा के लिए आपको रखना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मनी मार्केट का जो अकाउंट होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ता है, रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है, बट ऐसा होता है ना कि यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये समझ लिया आपने कि फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पर शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटी
शेयर स्टॉक्स इक्विटी और गोल्ड बॉन्ड्स, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स मिलते हैं जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे आपके पैसे तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है रिटर्न्स ना भी मिले, क्योंकि देखो कंपनी अगर अच्छे से चलेगी तो ही रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो, अगर खराब होगी तो रिटर्न्स नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो देखो हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में पहला होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो देखो जैसे ही एम रेलवे ने उसका शेयर लिस्ट किया, लिस्ट जैसे ही किया, रजिस्टर जैसे ही हुआ, वो चला गया आईपीओ के तहत। अब आईपीओ में प्राइमरी मार्केट जो होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर ट्रेडिंग इज डन डायरेक्टली बिटवीन इश्यूअर एंड इन्वेस्टर। अब मैंने जैसे ही कहा कि एम रेलवे के शेयर्स जो है आ रहे हैं बाजार में, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि एम रेलवे एक यूट्यूब चैनल है तो उसका ग्रोथ होना ज़रूरी है, मतलब ग्रोथ तो होगा ही होगा जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो आपको पता है आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर मुझे किसी और थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे शेयर्स बेचने के लिए। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बायर और सेलर का रिलेशनशिप आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप आता है। यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी नहीं होती, जैसे बैंक वगैरह कोई यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली आप बाय करोगे, हम सेल करेंगे, दैट्स इट। ये होता है प्राइमरी मार्केट। बट प्राइमरी मार्केट का एक डिफरेंस आपको जानना है सेकेंडरी के साथ कंपैरिजन अगर हम करें। अगर आपने मेरे सेल जो भी मैंने जो सेल किए हैं वो आपने जो शेयर खरीद लिए, ठीक है, वो आप प्राइमरी मार्केट में बेच नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप वो प्राइमरी मार्केट में बेच नहीं सकते, आपको वो शेयर्स लाकर सेकेंडरी मार्केट में बेचने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सेकेंडरी मार्केट में बेचने पड़ेंगे। तो देखो सेकेंडरी मार्केट में आप अगर जब शेयर मेरे बेचोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी इन्वॉल्व है, जैसे कि एम रेलवे इन्वॉल्व है, एम रेलवे डायरेक्टली इशू कर रही है, आप लोग खरीद रहे हो। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हमको कुछ लेना देना नहीं, आप मेरे शेयर किसी को भी बेचो, ठीक है, आप चाहे वो शेयर खुद के पास ही रखो क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको ही होगा, या फिर आप चाहे आपको पैसों की जरूरत हो आप किसी और को वो सेल कर दो। तो ये कहाँ पर होता है, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। बट अगर प्राइमरी मार्केट में आप जानना चाहो कि आपने मुझसे शेयर खरीदे तो मैं तुरंत ही आप मुझे बेचोगे वो नहीं होगा, हम नहीं खरीदेंगे, ऐसी बात होती है प्राइमरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट का स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज द प्लेस वेयर ट्रेडिंग इज डन अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। अब ये जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम तो क्या थे, इश्योर करने वाले। तो हम यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में आएंगे क्या, कंपनी खुद आएगी क्या, नहीं आएगी, खुद खरीदने आएगी क्या, नहीं आएगी, जो इन्वेस्ट करेंगे वो लोग आएंगे यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हमारा काम खत्म हो जाता है प्राइमरी मार्केट तक, जो भी कंपनी है उसका काम खत्म हो जाता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट तक। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो देख लिया हमने कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, जहाँ पर हमको ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है, ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए जहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट में आती है। और जो सिर्फ 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है या 1 साल से कम टाइम का पीरियड होता है, वो सारी बातें मनी मार्केट में आती है। कैपिटल मार्केट 2 तरह की है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये समझ लिया। अब देखो हम सब कुछ तो सही है मैम, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई भी कंपनी आ रही है तो लिस्टिंग कहाँ पर हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि रजिस्टर हो जाता है नाम, तो देखो लिस्टिंग करने के लिए 2 कंपनियां हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है NSE, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। एक्चुअली निफ्टी 50 करके बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे वगैरह लगाते हो तो आपको पता होगा कि निफ्टी 50 क्या चीज़ है, फिर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से ध्यान देना। निफ्टी 50 क्या करती है, जो भी इंडिया की 50 ऐसी कंपनियां जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके पास 50 ही कंपनियों का डेटा है, बिल्कुल नहीं, इसके पास बहुत ज़्यादा कंपनियों का डेटा है, अराउंड 1600 प्लस जो है हाल फिलहाल जो है इसके पास डेटा है। डेटा यानी सेंस कि रजिस्टर हुए हैं कंपनियां, यहाँ पर जाकर रजिस्टर कर लेती है खुद को कि भाई हमको हमारे जो शेयर्स है वो मार्केट में लाना है।
ठीक है, तो ये रजिस्टर होते हैं। बट एनएससी क्या करता है कि जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की इस समय, अभी आज का अगर निफ्टी 50 आप देखोगे, जो भी निफ्टी 50 बता रहा है आपको, वो इस टाइम का, इस दिन का बड़े 50 कंपनियों का औसत बता रहा है, मतलब उसका एवरेज बता रहा है कि भाई इतना जो है ये कंपनियां इनकम कर रही है, ये इतनी इतनी कंपनियां घाटे में जा रही है। तो जो निफ्टी 50 होता है वो 50 कंपनियों के बारे में होता है। समझ में आ रहा है? अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है मतलब जो 50 कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनियां हैं इंडिया की, वो अच्छा जा रही है। अगर निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 50 कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है। दैट्स इट। और इसी हिसाब से जो है ये एक इंडेक्स बताने का काम करता है, ठीक है। इसी हिसाब से इन्वेस्टर जो है पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और ये सेंसेक्स करके इसका इंडेक्स आता है, ठीक है, सेंसेक्स करके इसका इंडेक्स आता है। इसमें क्या होता है, 30 बड़ी कंपनियों का, ठीक है, टॉप 30 कंपनियां उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए उनका एवरेज निकालती है और सेंसेक्स में इसका इंडेक्स दे देती है। अब अच्छा, बहुत ही अगर छोटा सा एग्जांपल मैं दूं आपको, मैंने आपको कहा था कि जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जब इंडिया की जीडीपी निकालती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी इतनी होगी, ठीक है, इतनी होगी, जैसे ही वो रिलीज करता है वो रिपोर्ट, क्या होता है, अगर जीडीपी अच्छी होगी, सपोज 2 डिजिट में जीडीपी होगी 2022 की, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। सेम यहाँ पर यही होता है, जैसे ही बीएससी का सेंसेक्स या एनएससी का निफ्टी 50 बताता है कि भाई आज का जो दिन है वो सही है, यहाँ पर पैसे ऐसे मतलब ऊपर जाएंगे, जो भी हम बता रहे हैं औसत, जिनका भी एवरेज हम बता रहे हैं, वो कंपनियां अच्छा काम कर रही है, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। और जैसे ही पता चला कि निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। इंडेक्स मतलब ये कि वो डायरेक्टली आपको बता रहा है कि भाई इस तरह से ये काम चल रहा है, और आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। दैट्स इट, सिंपल सी बात। ओके, अच्छा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब आप बोलोगे मैम सब सही है, बट एक बात बताना, सपोज कोई कंपनी फ्रॉड करना चाहती है तो क्या वो हमारे पैसे लेकर भाग जाएगी? तो देखो, ये जो सेबी है ये वॉचडॉग होता है। वॉचडॉग यानी ये आपका पैसों का एक तरह से ये सिक्योरिटी रखता है, एक तरह से आपका गार्ड है, आपके पैसों का एक तरह से आप कहो तो सुरक्षा रक्षक है। ये क्या करता है एक्चुअली, जो भी कंपनीज फ्रॉड करना चाह रही है, इनको पता चल जाता है, ये बहुत ही इनकी हर एक कंपनी पे इनकी नजर होती है। तो अगर कोई कंपनी फ्रॉड करना चाह रही है और आपको ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में पैसा खींच रही है, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में पैसा खींच रही है आपसे, तो सेबी क्या करेगा, उस कंपनी के शेयर्स वही खत्म करेगा, यानी उस कंपनी को अल्टीमेटली सील लगा देगा, और जितने भी पैसे आपसे निकाले गए हैं वो आपको वापस करने का ये वादा लेता है और वापस कर भी देता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता है। बट हाँ, यहाँ पर ये मत बोल देना कि मैम सपोज कोई कंपनी का दिवाला निकल गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये फ्रॉड के कंडीशन में होता है। अगर उस कंपनी ने जानबूझकर आपके पैसे डुबाए हैं तो ही आपके पैसे वापस आएंगे और उस कंपनी को ताला लग जाएगा। बट अगर उस कंपनी के परफॉर्मेंस बेकार है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो कंपनी दिवाला उसका निकल चुका है, तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। ये पूरा रिस्क फैक्टर होता है। आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न भी होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा रिस्क भी ले लिया तो पैसे डूब जाते हैं, ठीक है। तो सेबी देखो, ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और ये गॉट लीगल स्टेटस अंडर सेबी एक्ट 1992। अब ये एक्ट के तहत बना है, तो ये कौन सी बॉडी बन गई, ये बन गई स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती तो कौन सी बॉडी बन जाती, ये बन जाती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और ब्रांचेस कहाँ पर है सेबी के ब्रांचेस है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो मतलब ये पूरा जो है इंडिया ही कवर कर रहा है, हर जगह इसके ब्रांचेस है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है सेबी के, अजय त्यागी जी। इनका जो है जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया, अदरवाइज ये अभी थोड़े दिन पहले रिटायर्ड होने वाले थे, बट ये एक्सटेंड कर दिया इनका टेन्योर, ठीक है। नोन एज अ रेगुलेटर ऑफ
कैपिटल मार्केट ऑल्सो नोन एज अ वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट, जस्ट मैंने आपको कहा कि इसे पूंजी बाजार का संचालक कहा जाता है। सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, कैपिटल मार्केट का वॉच डॉग है, ठीक है। और मनी मार्केट का वॉच डॉग या उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, वो करता है आरबीआई। पैसे की बात आ गई, आरबीआई, ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, बुल्स एंड बियर्स क्या चीज होती है? देखो, बुल्स एंड बियर्स जो है इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो, कोई भी कंपनी का शेयर मार्केट में आ रहा है, ठीक है, कोई भी कंपनी का शेयर मार्केट में आ रहा है और वो शेयर ऊपर 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 ही जा रहा है, मतलब पहले दिन उसकी कीमत थी 100 रुपीज, दूसरे दिन 105, तीसरे दिन 110 एंड इस तरह से ऊपर 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 ही जा रहा है, तो समझ लेना कि बुल्स पावरफुल हो रहे हैं। यहाँ पर बुल्स जो क्या करते हैं कि वो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर अदर हैंड अगर हम देखें बियर्स क्या करते हैं, किसी भी मार्केट का, किसी भी किसी भी कंपनी का शेयर सपोज नीचे 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 जा रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि उस कंपनी की हालत ही खराब है, उसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, या दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, और डिसइन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, बियर्स करते हैं। ये याद रखना, जैसे ही आपको लाल बत्ती दिखाई दे किसी कंपनी की, अगर उसका परफॉर्मेंस सही भी है फिर भी लाल बत्ती दिखाई दे रही है, तो समझ लेना कि बियर्स उस पर हावी है, बियर्स पावर लगा रहे हैं और डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर वहां पर ग्रीन सिग्नल आपको दिखाई दिया तो ये समझ लेना कि बुल्स उस पर हावी है और बुल्स जो है उसमें पैसा लगा रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब देखो, ये इसका स्टेटमेंट पढ़ो, दोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट कॉल्ड एज बुल्स, ठीक है। निवेशकों का वो समूह जो पूंजी बाजार में निवेश करता है उसको क्या कहेंगे, हम बुल्स कहेंगे। बियर्स क्या होता है, दोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हु डिसइन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, निवेशकों का वो समूह जो पूंजी बाजार में विनिवेश करता है, ठीक है, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट करता है। बुल्स क्या करते हैं, निवेश करते हैं, सिंपल। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत सारी है, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिया में जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये इतनी है जो कि फेमस है, जैसे क्राइसिल, केयर, इकरा, ओनिक्रा। तो देखो, जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है पहली। अब रेटिंग माने किस तरह से होता है, जैसे सपोज हम कोई मूवी भी देखने जाते हैं, ठीक है, हम कोई मूवी देखने भी जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि IMDb जो रेटिंग होती है वो चेक करते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई किसी ने रिव्यू दिया है क्या वो चेक करते हैं, कोई बुक भी खरीदते हैं, या फिर कोई भी सामान अमेजोन से वगैरह भी, कहीं भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से अगर खरीद भी रहे तो हम क्या करते हैं, पहले रिव्यू चेक करते हैं। सेम यहाँ पर क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी होती है वो हर एक जो भी स्टॉक्स है, शेयर्स है, कुछ भी, उसको रेटिंग देती है, और इस रेटिंग के हिसाब से लोग क्या करते हैं, वहां पर जो है पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से समझ लेना आप, ठीक है। तो देखो, केयर एक है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इकरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ये AAA, AA, A, B इस तरह से इसका रेटिंग होता है। AAA मतलब बहुत ही बढ़िया है, ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इस तरह की चीजें, ठीक है। ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिटिंग रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंटरनेशनली एक रेटिंग एजेंसी काम करती है, वो है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। अच्छा, मनी मार्केट, अब हमने देख लिया कैपिटल मार्केट क्या चीज होती है। कैपिटल मार्केट वो जगह होती है जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मनी मार्केट वो जगह होती है जहां पर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, RBI रेगुलेट करता है, और कैपिटल मार्केट को कौन, सेबी रेगुलेट करता है। RBI के बारे में मैंने पहले से पढ़ा रखा है, आपको RBI का लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। तो देखो, इसमें ना 8 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्चुअली मनी मार्केट में 8 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 8, जैसे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये खजाना बिल होता है, ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1986 में। ये बिल एक्चुअल में इस तरह से होता है ना कि मनी मार्केट में हम इंडिविजुअली एज सच इतना पैसा नहीं लगा सकते जितना बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स वगैरह लगा सकती है, ठीक है। मतलब कैपिटल मार्केट में हम डायरेक्टली इंडिविजुअल जाकर पैसा लगाना, निकालना, ये काम कर सकते हैं, बट मनी मार्केट में कैसा होता है ना कि मनी मार्केट जैसे ही आपने सुन दिया तो समझ लेना कि भाई यहाँ पर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, इस तरह से। तो जो खजाना बिल होता है ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है अप टू द पीरियड ऑफ 364 डेज, अल्टीमेटली 1 साल का जो है आपको ये
काइंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड देता है। अब इसमें क्या होता है, देखो ट्रेजरी बिल जो होता है, खजाना बिल, इसके सिक्योरिटीज मार्केट में आ जाती है, मे बी सरकार का ही खजाना हो सकता है ये, तो इसके सिक्योरिटीज मार्केट में जैसे ही आ जाती है, सरकार को सपोज पैसा चाहिए, 1 साल के इसकी नीड है कुछ 1000 करोड़ रुपीस की, तो वो अब क्या करेगा कि ट्रेजरी बिल मार्केट में लाएगा, लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली किसको पैसा जाएगा, सरकार को पैसा जाएगा। और आपने जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो भी लोगों ने, कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट 364 डेज में मैच्योर हो जाएगी और आपको रिटर्न मिल जाएगा। सिंपल, 1 साल के अंदर अंदर की बात होती है मनी बिल में। सेकेंड है कमर्शियल बिल। अच्छा, कमर्शियल बिल जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां ही इशू करती है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां क्या होती है, इशूड बाय, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, और दूसरा पेटीएम वगैरह। तो ये क्या है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूट होती है जो लोन देने का काम करती है, काइंड ऑफ पैसे जो डिपॉजिट रखने का भी काम करती है, सब कुछ करती है, सेविंग अकाउंट का वगैरह सब कुछ आपको एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है, बस उसको बैंक का स्टेटस नहीं मिला हुआ होता है, ठीक है। आरबीआई उसको बैंकिंग लाइसेंस नहीं देती है। इन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्या कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये कमर्शियल बिल, वाणिज्यिक बिल जो है ये मार्केट में लाती है और इस हिसाब से पैसा निकालती है, ठीक है, जो लोग है वो इन्वेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। सेकेंड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है, देखो ये तो इट इज फॉर 1 ईयर और ये 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मनी मार्केट में एक एक्सेप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो 1 साल के अंदर अंदर मेच्योर हो ही जाती है, बट अगर आप चाहते हो तो उसको आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कंपनियों के लिए होता है, ठीक है, पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए होता है, ये समझ लेना आप। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए यूज होता है, ये यूज बाय कॉर्पोरेट हाउसेज। ये क्या करता है, कमर्शियल पेपर लॉन्च कर देता है मार्केट में और लोग इसको खरीदते हैं, दूसरी जो भी रिनाउंड कंपनियां है वो खरीदती है और उसको फंड मिल जाता है जिस भी कंपनी को पैसा चाहिए। अल्टीमेटली यही रिलेशनशिप चलता है कि भाई किसी को पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा, उसको रिटर्न के फॉर्मेट में जो है ज़्यादा मनी मिलेगा या कम मनी मिलेगा, वो उसका किस्मत, वो उस टाइम का जो वोलेटाइल नेचर है मार्केट का वो। बट जिसको पैसा चाहिए, जिसको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, उसको तो पैसा मिल ही जाता है उसी वक्त, ठीक है, ये बात होती है यहाँ पर। कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या चीज होती है, देखो यहाँ पर ना जो लेंडिंग की जाती है पैसों की, जो पैसा दिया जाता है किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक के द्वारा, वो 1 दिन के लिए दिया जाता है या फिर 14 दिन तक इसका टाइम पीरियड होता है। कॉल मनी माने सपोज आप कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, जैसे रिलायंस वगैरह, ठीक है, रिलायंस आपकी कंपनी है और आपको ना कुछ ऐसा टाइम, मतलब ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि आपको 1 ही दिन के लिए पैसे चाहिए, बस 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो आप बैंक में थोड़ी जाओगे कि 1 दिन के लिए पैसा चाहिए और पूरा प्रोसीजर, वो बैंक का लोन लेना एंड ऑल, इतनी बड़ी प्रोसीजर करोगे क्या, नहीं। तो इसीलिए कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट लाया गया कि भाई 1 दिन के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ से अगर लोन ले सकते हो। जैसे कि हमने आरबीआई के भी इसमें देखा कि रातों रात लोन लेने का भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो उसी तरह से कॉल मनी भी एक प्रोसीजर है कि आप 1 दिन के लिए यहाँ पर लोन ले सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज का इसका टाइम पीरियड होता है लेंडिंग करने का, ठीक है। इसकी वैधता 1 दिन से ज़्यादा 14 दिन तक होती है। नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल। ये कब लॉन्च हुआ था, 2009 में लॉन्च हुआ था। इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 91 डेज का होता है, मतलब कम से कम टाइम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कैश मैनेजमेंट बिल का इस्तेमाल करेंगे, पैसा मार्केट से आ जाएगा, 91 डेज में मैच्योर हो जाएगा और वो जो भी रिटर्न आएगा वो आप वो लोगों को दे दोगे जिन्होंने भी आपके इसमें इन्वेस्ट किया है। सिंपल बात है, ठीक है। म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड का कैसा होता है, ये रेगुलेट किया जाता है सेबी एंड आरबीआई दोनों के द्वारा। इसमें क्या होता है, सपोज आप कोई भी वर्किंग वुमन है, वर्किंग मैन है, कोई भी, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा तो लगा देते हो, बट होता क्या है कि आप खुद से शेयर मार्केट की स्टडी नहीं करते हो, किसी कंपनी की शेयर की स्टडी नहीं करते हो, आपको पता नहीं होता कि आप किस कंपनी में पैसे लगा रहे हो या फिर किस तरह से चलेगी। तो म्यूचुअल फंड का क्या होता है कि आपका पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट जाता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ
पैसे दिए हैं, बाकी जो भी दिमाग का काम हो रहा है वो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो उनका परसेंटेज कट करेंगे, उसमें से जितना भी फायदा होगा उसमें का परसेंटेज वो कट करेंगे, और जितना भी मिल रहा है वो आपको रिटर्न में दे देंगे। इस तरह की बात होती है, मतलब मेहनत उनकी है, पैसा आपका है, ठीक है। आप एज अ साइलेंट पार्टनर काम कर रहे हैं वहाँ पे, साइलेंट बिजनेस पार्टनर समझ लो म्यूचुअल फंड में। और जो भी एक्टिव है, ठीक है, जो भी एक्टिव है वो सारा काम कर रहा है, आपके पैसों को डबल करके दे रहा है या आपके पैसों को बढ़ा कर दे रहा है। सिंपल होता है म्यूचुअल फंड में। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ो। इट इज द फंड इन विच लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स put their money and managed by professionally qualified person with experience in investment। इसमें बहुत सारे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं जिसको पेशेवर व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको आरबीआई वाले जो चैप्टर है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सेम है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो है आरबीआई लोन देता है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है वहां पर, लेकिन आरबीआई बोरो करता है बैंकों से, ठीक है, ये होता है। तो हमने क्या देख लिया अभी, फाइनेंशियल मार्केट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो 26 मई से हम मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है शेयर करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे, और जिस भी हम क्लास आपको जो दे रहे हैं उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे उसका परफॉर्मेंस सही रहेगा और अच्छे से रिस्पांस हमको अगर मिलेगा तो हम कंटिन्यू रखेंगे उसको, ठीक है। आप लोग कहते हो बायोलॉजी की क्लासेस लाओ मैम, बायोलॉजी की क्लासेस लाओ, हमने क्लासेस लाई भी, बट आपका रिस्पांस ही सही नहीं है उसके लिए, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। अच्छा, वन मोर थिंग, हमने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है, हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ न्यूट्रिशन का चैप्टर बाकी है, वो आज मैं अपलोड कर दूंगी। तो बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ऐसे मत कहना कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए, आपने नहीं देखी क्लासेस, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्लासेस जाकर कंप्लीट करो, और फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 1000 क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज वो हमने स्टार्ट कर दी है, उसका कल क्लास हुआ था, जाकर देख लेना। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्लास नहीं देखोगे, गलत बात है। उल्टा आपने जो है सब्जेक्ट कंप्लीट करने के पहले ही अगर क्लासेस देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा पढ़ना है उस चैप्टर से, तो वो क्लास लेना ज़रूरी है। उसमें हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे थोड़े दिन के लिए, बाद में जैसे ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे तो फिर उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लाना शुरू कर दूंगी। ओके, चलिए यहाँ तक ही था आज का क्लास। Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.